दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भले ही ये दावा करते हैं कि उनके मंत्री बनते ही स्वास्थ्य महकमे में काफ़ी सुधार हुई है, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने उनके दावे की पोल खोल करके रख दी है। जब पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है, इसीलिए वहां उचित व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। दरअसल बात यह है कि बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों सहित जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी अति आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के जजों ने कहा कि बिहार के सभी जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं नजरअंदाज क्यों हैं। इस पर राज्य सरकार जवाब दे। राज्य सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है, इसको लेकर के कोर्ट की तरफ से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करके स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। दोस्तों बात करेंगे कि लीची, मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी के उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। वहीं आलू उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। आम और शहद में चौथे स्थान पर बिहार है। जी हाँ, केला उत्पादन में बिहार देश भर में अब 7वें स्थान पर है। जहाँ अभी देश में कुल लीची उत्पादन का 40% से अधिक बिहार में हो रहा है। देश के कुल मशरूम में 10% से अधिक उत्पादन बिहार में हो रहा है। मखाना में कुल उत्पादन का महज 15% ही देश के अन्य हिस्सों में हो रहा है। 85% से अधिक उत्पादन बिहार कर रहा है। देश की कुल लंबी भिंडी का 13% उत्पादन अकेले बिहार ही कर रहा है। खाद्य निदेशालय की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया है। वर्तमान आंकड़े में शहद उत्पादन में बिहार देश में चौथे स्थान पर है, मगर कृषि विभाग के तकनीकी और वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि बिहार शहद उत्पादन में भी देश में पहले स्थान पर है। शहद की प्रोसेसिंग बिहार में नहीं होती है, इस कारण बिहार से बाहर जा रहे शहद का आंकड़ा एकत्र नहीं हो पा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि 30 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100वें मन की बात में देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात 100वां संस्करण पूरे हो रहे हैं। 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले इसकी तैयारियों को लेकर के पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। कार्यक्रम की सफलता को लेकर के बीजेपी नेताओं ने रणनीति तैयार की है। वहीं इस दौरान 2024 के चुनाव पर भी चर्चा हुई। जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में मुख्य रूप से भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह और भी कई सारे मंत्री और नेतागण वहां पर मौजूद रहे। दोस्तों बात करते हैं कि देश में 2 दिन पहले पंचायती राज दिवस मनाया गया। जी हाँ, ये तो आपको मालूम है। इस दौरान कई जगहों पर पंचायतों के विकास को लेकर के तरह तरह की बातें हो गई। इसी कड़ी में आप बिहार सरकार ने पंचायत में कार्यरत कर्मियों को लेकर के बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल बिहार सरकार का फैसला है कि जिस तरीके से सचिवालय और फिर अन्य कार्यालयों में कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जाती है, ठीक उसी तरीके से पंचायतों में भी काम करने वाले कर्मियों को अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। इसको लेकर के गृह विभाग के संयुक्त सचिव अविनेश पांडे ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को एक लेटर जारी कर दिया है। इस विभाग की तरफ से अपर मुख्य सचिव जो पत्र जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत स्तरीय कर्मियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज किए जाने को लेकर के निर्देश दिया जाए। इसको लेकर के 2 विकल्प पर विचार किया जा सकता है। संबंधित जिला पंचायती राज पदाधिकारियों द्वारा सहयोग के लिए सरदार पटेल भवन स्थित बीपीएस का हेल्प डेस्क से संपर्क करना होगा, वहीं से सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अरवल जिले में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स 1, 2 या फिर 10 नहीं बल्कि 40 महिलाओं का पति है। जी हाँ, आप भी सुनकर के हैरान हो गए ना
ये सच है, बिल्कुल 100%। और बिहार में जातीय जनगणना किए जाने के दौरान ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र के रेड लाइट एरिया वार्ड नंबर 7 में एक पति लगभग 40 पत्नी का जोड़ा परफेक्ट कई सालों से अरवल में रह रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा दिलचस्प जोड़ी के बारे में हम आपको बताएंगे जिसमें पति ने लगभग 40 पत्नियों को एक साथ रखते हैं। जी हाँ, एक पति 40 पत्नी। हमारे देश में शादी को एक बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन ये रिश्ता तब सामने आया जब जातीय जनगणना के दौरान घर घर जाकर के इससे जुड़े कर्मचारी उनकी भौतिक सत्यापन करते हुए जानकारी हासिल की है। वैसे तो ज़्यादातर लोग एक ही शादी को पूरी जिंदगी निभाते हुए जन्म जन्म का नाता साथ में रखते हैं, लेकिन यहाँ शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। जब बिहार के अरवल जिले में जातीय जनगणना कर्मचारी राजीव रंजन राकेश जब इस बात की जानकारी जातीय जनगणना के दौरान नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 रेड लाइट एरिया में जानकारी हासिल करने के लिए कर्मचारी पहुंचे, तो फिर ये रिकॉर्ड देख करके सब कोई हैरान रह गए। हालांकि इस रिकॉर्ड को जातीय जनगणना के रूप में पूरी तरीके से दे दी गई है। बताया जाता है कि रेड लाइट एरिया में कई सालों से नाच गाना करके अपनी जीविका यापन करने वाले नरकती रहती है, जहां उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। जब वैसे में रूपचंद्र शब्द की संज्ञा लेते हुए अपने आप को पति मानते हैं। जातीय जनगणना कर्मचारी ने बताया है कि ऐसे दर्जनों परिवार हैं जिन्होंने अपने पति के रूप में रूपचंद माना है। खदर के लिए खाकी लाल हो जाती है, खदर के लिए खाकी लाल हो जाती है, खबर सियासत की दलाल हो जाती है, जुल्म ढाए जाते हैं आम जनता पर और राजनीति में बैठे बैठाए मालामाल हो जाती है। जी हाँ, हम ये शायरी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति कुछ इसी तरीके से घूम रहे हैं। हालांकि बिहार में चुनाव तो 5 साल पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा राजनीति गरमाई जाती है, गरमाई हुई रहती है। आपको बता दूं कि बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा के तहत पद यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी को लेकर के प्रशांत किशोर ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के आरजेडी और नीतीश कुमार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। 2019 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू, वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू उस समय बहुमत की सरकार चला रहे थे, जबकि नीतीश कुमार तो 42 विधायक के साथ टंगड़ी सरकार चला रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी पूरे देश का दौरा करके विपक्ष को एकजुट कर रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ है कि आंध्र प्रदेश में उनके सांसद घट करके 3 हो गए, सिर्फ 24 विधायक जीते और वे सत्ता से ही बाहर हो गए। नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। नीतीश कुमार का खुद का ठिकाना नहीं है, आरजेडी के 0 MP हैं और वे देश का प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि जिस पार्टी का खुद का ठिकाना नहीं, वे देश की दूसरी पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं। नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल दौरे पर गए, तो फिर नीतीश कुमार से ये पूछना चाहिए कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ काम करने को तैयार हैं। ये सवाल करना चाहिए। क्या नीतीश कुमार और लालू टीएमसी को बिहार में एक भी सीट देंगे? क्या नीतीश कुमार हमसे ज़्यादा ममता बनर्जी को जानते हैं? पश्चिम बंगाल में नीतीश कुमार को पूछता कौन है? नीतीश कुमार का वह भी हाल होगा जो चंद्रबाबू नायडू का हुआ था। ये कहना है प्रशांत किशोर का। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में बड़ी आबादी आज भी शहर में यात्रा के लिए ऑटो और फिर ई रिक्शा पर निर्भर है, मगर गुरुवार से लोगों को कहीं आने जाने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल से यानी कि आज से पटना शहर में ऑटो चालक हड़ताल पर रहेंगे। आज से ऑटो चालक और ई रिक्शा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। वहीं महानगर ऑटो चालक संघ ने विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि प्रशासन ने ऑटो के लिए रूट तय किए हैं। रिजर्व ऑटो को रूट निर्धारित से मुक्ति करने को लेकर के कई तरह के सुझाव दिए हैं। 26 अप्रैल को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारी मांगों पर ठीक से विचार नहीं किया जाता तो फिर 27 अप्रैल को हड़ताल पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि लोगों के पास कई दस्तावेज होते हैं। इन दस्तावेजों में पैन कार्ड और आधार कार्ड भी अहम दस्तावेजों में गिने जाते हैं। जब भारत सरकार वित्त मंत्रालय और फिर राजस्व विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है। जब लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में अब पेन और आधार कार्ड को एक दूसरे से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 है। हालांकि पेन को आधार से लिंक करने के दौरान लोगों को एक अहम बात भी ध्यान रखना चाहिए। जब आधार कार्ड और फिर पेन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा अब 30 जून 2023 कर दिया गया है। यदि आपने अभी तक अपना लिंक नहीं किया है तो फिर आप पेन और फिर आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए
1000 रुपये के जुर्माने राशि का भुगतान करना होगा। जी हाँ, जिन लोगों के पास पैन कार्ड है लेकिन उन्होंने अगर अभी तक इसे आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो फिर ऐसे लोग 1000 रुपये का भुगतान करके पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। अगर कोई निर्धारित तारीख तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करता है तो फिर पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे में आप केवल 1000 रुपये का भुगतान करके ऑनलाइन तरीके से पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किए हैं तो लिंक करवा लें, नहीं तो आपको बाद में भारी पछताना पड़ सकता है। अगर आप इन पछताना से बचना चाहते हैं, बाद में नहीं पछताना चाहते हैं, तो आप अभी इसको लिंक कर दें। जी हाँ, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार ये अलर्ट जारी किया जाता है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए, जब बहुत से लोग, अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किए हैं। दोस्तों, नेता अपनी राजनीति में मशगूल हैं, गरीब के मुद्दे इनके लिए फिजूल हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेताओं को देश का सौदा कबूल है। जी, हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल देश में यही राजनीति चल रही है। जी हाँ, अपनी राजनीतिक पार्टी को बचाने के लिए, अपनी खुद की राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए देश को आजकल के राजनेता बेच रहे हैं। जी, हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में आजकल ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां, राजनेता यही कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार के राजनेता तेजस्वी यादव भले ही राजद की नीति में बदलाव की बात करें, लेकिन पार्टी के बड़े फैसलों में आज भी लालू प्रसाद का फॉर्मूला ही अपनाया जाता है। तभी तो जब मंगलवार को राजद ने जब अपने जिलाध्यक्षों और फिर प्रदेश उपाध्यक्षों की सूची जारी की तो फिर मुस्लिम यादव का समीकरण को ध्यान में रखा गया। हमेशा की तरह पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक का सबसे ख्याल रखते हुए 47 जिलाध्यक्षों को और फिर प्रधान महासचिवों की कुल 94 नामों की लिस्ट में से 51 मुसलमान और यादव चेहरे को शामिल किया गया। वहीं 47 जिलाध्यक्षों की बात करें तो फिर 15 यादव, 12 मुस्लिम, 3 कुशवाहा, 9 अति पिछड़ा, 3 पासवान, 2 रविदास और 1 अनुसूचित जनजाति वर्ग की जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि राजद ने एक भी ब्राह्मण नेता को जिला स्तर पर पार्टी की जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। हालांकि एक भूमिहार और फिर 2 राजपूत को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर के खाना पूर्ति की कोशिश जरूर की है। इस लिस्ट ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि बिहार में राजद अपने पुराने डर्रे पर ही चल रहे हैं। या इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर ही पार्टी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह लिस्ट जारी की होगी। इधर तेजस्वी यादव अपने भाषणों में दावा करते हैं कि राजद किसी विशेष जाति संप्रदाय की पार्टी नहीं है, बल्कि A to Z की पार्टी है। वहीं जिला अध्यक्षों की लिस्ट से स्वर्ण जातियों को दरकिनार कर देना जमीनी हकीकत बयां करती है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है और कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है। आगामी आम चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के अभियान के बीच उनकी टिप्पणी आई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ बातचीत के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है और इसके बजाय वे देश के हित में काम करना चाहते हैं। विपक्ष को महागठबंधन में लाने की नीतीश कुमार की कोशिश पर तंज कसते हुए हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार ने हमारा समर्थन किया और सीएम बने। उनकी पार्टी तीसरे स्थान पर है और वे देश का पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि नीतीश कुमार को पता है कि देश में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, इसलिए वे कह रहे हैं कि वे उम्मीदवार नहीं हैं और वे केवल विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले पश्चिम बंगाल के अपने समक्ष और फिर सपावाद प्रमुख से मुलाकात की और एकजुट विपक्ष की वकालत की। उन्होंने कहा कि इसे आगे कैसे ले जाना है, इस पर फैसला करने के लिए हमने बिहार में सर्वदलीय बैठक की है, लेकिन शुरुआत के लिए हमें ये संदेशा देना होगा कि हम साथ हैं। मैंने पहले कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं चाहती हूं कि भाजपा शून्य हो जाए। वो मीडिया के समर्थन और फिर झूठ के साथ एक बड़े नायक बन गए हैं। ममता बनर्जी ने बैठक के बाद कहा कि इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी नीतीश कुमार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन के गहरे असर से बिहार की 2.5 दर्जन से अधिक नदियां कराह रही है। इनमें से तकरीबन 17 नदियां तो बिल्कुल भी सूख गई है, जबकि आधा दर्जन नदियों का पानी ही ठहर गया है। जब बचे हुए ऐसी नदियां जो नाले का शक्ल अख्तियार करके किसी तरीके से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, इन नदियों में कहीं कहीं प्रवाह है भी तो फिर नाम मात्र का ही दिखता है। हैरत यह है कि इस साल
बिहार की बड़ी नदियां भी जल संकट की चपेट में आ गई हैं। अमूमन मई के अंत तक इन नदियों में पानी का स्तर घटता था, लेकिन इस साल मार्च के अंत से ही पानी गायब होना शुरू हो गया है। खास करके दक्षिण बिहार की नदियां अधिक संकट में हैं, जहाँ यहाँ एक एक करके नदियां सूखने लगी है। जो हालात है उससे आने वाले समय में संकट और फिर गहरा होना तय है। विश्व सूत्रों के माने तो जल संसाधन विभाग ने सूबे की यानी कि बिहार की नदियों की समीक्षा की तो फिर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जब अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ही बिहार की अधिकांश नदियां पानी के लिए तरसने लगी है। जब नदियों से पानी गायब है, नदियों में पानी सूख गई है। आज तक जो रिपोर्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक 17 नदियां पूरी तरीके से सूख गई है। 5 नदियां बागमती, पुरानी धार, अधवारा, धौंस, हरोहर, नून में जल स्राव पूरी तरीके से ठप हो गया है। जहां भी जितना पानी है वह वहीं का वहीं ठहर गया है। जलवायु संकट से मौसम में उतार चढ़ाव का आलम यह है कि बिहार में बहने वाली बड़ी नदियां भी इससे प्रभावित हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि इंसान को जिंदा रहने के लिए जितनी ज़रूरी हवा होती है उतनी ज़रूरत पानी की होती है। इसलिए कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। ये ना सिर्फ हमारी प्यास बुझाती है बल्कि हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखती है। ऐसे में अगर आपसे कोई पूछे कि आप कितने गिलास पानी पीते हैं तो आपका जवाब जो भी हो और सामने वाला कह दे कि आपको तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए, इस पर आप भी सामने से कह देते हैं कि पानी तो मुफ्त का मिलता है, थोड़ा और ज़्यादा पी लेंगे, इसमें क्या है। ये तो हुई आम आदमी की बात। वहीं सेलिब्रिटीज़ खुद को फिट रखने के लिए अलग अलग पानी का इस्तेमाल करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। अच्छा, लेकिन अभी हम आपको एक ऐसी पानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी एक बोतल पानी की कीमत में आप दिल्ली एनसीआर के भीतर एक आलीशान फ्लैट खरीद सकते हैं। जी हाँ, ये एक बोतल पानी की कीमत है। हम बात कर रहे हैं एक्वा दी क्रिस्टालो ट्रिबोटो ए मोडिग्याली की, यानी कि इस पानी का ये नाम है। इस पानी का नाम है एक्वा दी क्रिस्टालो ट्रिबोटो ए मोडिग्यालेनी, जिसे दुनिया का सबसे महंगा पानी कहा जाता है। इस पानी को अपनी कीमत के चलते इस पानी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। साल 2010 के मार्च महीने में इस कंपनी की एक बोतल नीलामी हुई, उस समय 60,000 अमेरिकी डॉलर में बेचा गया था। इसको भारतीय करेंसी में अगर रुपये में देखा जाए तो ये 49 लाख रुपए होते हैं। जी हाँ, एक बोतल पानी की कीमत 49 लाख रुपए। इस पानी को लेकर के छपी खबरों के माने तो इसके हर एक बूंद में सोना घुला हुआ रहता है। जब सोने के कारण ये पानी और अल्काइन हो जाता है, जिस कारण इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इस पानी को लेकर के दावा किया जाता है कि इसमें गोल्ड फ्लेक होने के कारण ये पानी आपको सामान्य से ज़्यादा ऊर्जा देता है और इस पानी को पीने वाला लंबे समय तक जिंदा रहता है, ये दावा है। और उसकी जवानी भी बरकरार रहती है। इस पानी को फिजी, फ्रांस और आइसलैंड के ग्लेशियर से इकट्ठा किया जाता है, जो दुनिया की सबसे शुद्ध और साफ जगह है। अब आपको लग रहा होगा कि इस पानी की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, आखिर ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि जिस बोतल में इस पानी को पैक किया जाता है वह बोतल 24 कैरेट सोने की बोतल होती है। जी हाँ, पूरे सोने की बोतल होती है, जिसे दुनिया के जाने माने डिज़ाइनर फर्नांडो अल्टामिरानो की टीम बनाती है। इसीलिए एक बोतल पानी की कीमत ही 49 लाख रुपए है। दोस्तों, बात करेंगे कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चाहने वालों की संख्या पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। वहीं हिंदू राष्ट्र और फिर घर वापसी जैसे मुद्दे को लेकर के उनका विरोध भी जम करके हो रहा है। अब बताया जा रहा है कि एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बागेश्वर सरकार ने लोगों को बताया है कि वे खुद बिहार की राजधानी पटना आने वाले हैं। यह सूत्रों के अनुसार उनके कार्यक्रम का आयोजन गांधी मैदान में किया जाना है। हालांकि इसे लेकर के अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री का जो वीडियो सामने आया है उसमें वे भोजपुरी में संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भोजपुरी में बात करते हुए कहा है कि का बात बा हो रहुआ सब ठीक बानी, जुग जुग जिया ज अमर हो जाई, गौर लागी। इसके बाद उन्होंने कहा है कि बड़ा आनंद आएगा, हम बिहार आ रहे हैं। बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम 13 मई से 17 मई तक आयोजित होने की संभावना है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के पटना में आयोजित कार्यक्रम को लेकर के कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में हैं। काफ़ी कम उम्र में उनके लाखों की संख्या में भक्त हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की को लेकर के बयान दिया था। उन्होंने एक साक्षात्कार में यानी कि एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत के हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं वैसे वे यहाँ रह सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, था और फिर घोषित होकर के रहेगा। हालांकि उनका विवादों के साथ भी गहरा नाता है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड ने हाल ही में मैट्रिक के रिजल्ट की घोषणा की है। इसके बाद अब छात्रा और फिर छात्रा इंटर में दाखिला लेने वाले हैं जब बिहार बोर्ड की ओर से दाखिले के लिए कॉलेजों की सूची का ऐलान भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के 91 इंटर स्कूल ऐसे हैं जिन्हें व्यावसायिक स्कूलों का दर्जा दिया गया है। इन स्कूलों में 3 ट्रेड की पढ़ाई होने वाली है। छात्रों को इन स्कूलों में एक ट्रेड की पढ़ाई करना जरूरी होगा। मुख्य विषय के साथ ही छात्रों को एक व्यवसाय को कोर्स करना पड़ेगा। इंटर में दाखिला के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जाकर के और कॉलेजों की सूची को देख सकते हैं। बिहार बोर्ड की ओर से स्कूलों की जिलावार सूची जारी की गई है। आपको बता दूं कि अगर छात्रों ने इन कॉलेजों में दाखिला के लिए आवेदन किया है तो उन्हें व्यवसायिक कोर्स करना होगा। इसके लिए हर कोर्स में 25-25 सीट का निर्धारित किया गया है। राज्य में 32 स्कूलों में व्यवसायिक कोर्स के अंतर्गत 2 ट्रेड में दाखिला होने जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आनंद मोहन की रिहाई पर विरोध जता रही भाजपा पर प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसमें कंट्रोवर्सी क्या है। जेल के नियमों में संशोधन करते हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह सहित 27 दोषियों की रिहाई की अनुमति देने पर कहा कि उन्होंने अपनी सजा पूरी की है और उन्हें कानूनी रूप से रिहा किया जा रहा है। इसमें कहाँ कुछ गलत है। आरजेडी ने भाजपा से आग्रह किया है कि वे बिल्किस बानो केस में रिहा किए गए 11 दोषियों के बारे में कुछ बोलें। पार्टी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल उठाने वाले भाजपा गर्भवती महिला के साथ गलत काम करने और फिर मासूम बच्चे के साथ परिवार के 11 सदस्यों की जान लेने की मामले पर महिमा मंडन कर रही है। इन 11 अभियुक्तों को गुजरात सरकार ने माफ़ी दे दी तो फिर भाजपा के नेताओं ने जेल गेट पर माला पहना करके इनका स्वागत किया। इनकी रिहाई के लिए गुजरात सरकार ने 2014 में जेल मैनुअल में किए गए संशोधन को रद्द कर दिया। दोस्तों कहते हैं कि सफलता उम्र के मोहताज नहीं होती है। सफलता इंसान को केवल मेहनत करने के बाद ही मिलती है और मेहनत करने की कोई सीमा नहीं होती है। इस उदाहरण को राजधानी पटना की नेहा ने सच कर दिखाया है। नेहा 9 अप्रैल को पटना में ग्लोरियस मिस एंड मिसेज इंडिया वर्ल्ड बिहार चैप्टर के आयोजन में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने अपनी स्टाइल की बदौलत मिस बिहार ब्यूटीफुल इस्माइल का खिताब अपने नाम किया है। इस आयोजन में बिहार के साथ साथ दिल्ली, मुंबई और कई राज्यों की 18 लड़कियों ने भाग लिया था। नेहा को मिस बिहार ब्यूटीफुल इस्माइल का अवार्ड मिलने के बाद परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल है। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान नेहा कुमारी ने बताया है कि मैंने एक लड़की होने के नाते पहली बार अपने मम्मी पापा के सपोर्ट से मॉडलिंग में कदम रखा है और कदम रखने के साथ ही मुझे ब्यूटीफुल इस्माइल का अवार्ड मिला है। मैं काफ़ी खुश हूँ और खुश नसीब भी हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा है कि मैं अब मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये मेरी कैरियर की शुरुआत है। मेरा सपना है कि मैं अपने मम्मी और पापा के सपने को आगे बढ़ाऊं। उन्होंने कहा है कि मॉडलिंग के क्षेत्र में मैं आगे बढ़कर के भोजपुरी सिनेमा और टीवी सीरियल में काम करना पसंद करूंगी। दोस्तों अब बात करेंगे कि बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर नीतीश सरकार ने मुहर लगा दी है। अब वे जेल से पूरी तरीके से रिहा हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उनकी रिहाई को लेकर के तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे लेकर के अब आनंद मोहन का जवाब सामने आया है। अपनी रिहाई को लेकर के उठाए जा रहे सवालों पर आनंद मोहन ने करारा जवाब दिया है। आनंद मोहन ने कहा, मैंने सबको जवाब दे दिया है, जहां अब कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा है कि सारे सियासी मायने का हमने जवाब दे दिया है, ये जनतंत्र है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सवाल उठाने वाले को प्रणाम। बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में कहा कि ये रिहाई कैसे संभव है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश जी ने ही 2016 में संशोधन किया था। उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि जेल मैनुअल संशोधन पूरी तरीके से असंवैधानिक है। ये कुछ लोगों को लाभ देने के लिए इस तरीके का संशोधन कराया गया है। उन्होंने कहा है कि इसका हम विरोध करते हैं। कोई सरकारी सेवक की हत्या कर देगा और फिर उसे कानून संशोधन करके छोड़ दिया जाएगा, ये गलत बात है। इसे हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम इसका खुल करके विरोध करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर के निशाना साधा है। मंगलवार को मोतिहारी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले भाजपा वाले प्याज का माला पहन करके और गैस सिलेंडर लेकर के गाना गाते थे कि महंगाई डायन है। अब महंगाई उन्हें डायन नहीं भौजाई लगने लगी है। एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा ने महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी खेला करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा हो गया। बिहार की सत्ता अब उनके हाथ से चली गई, पता नहीं चला। इस बार भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे।
लूटेंगे भी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार देश बेच रही है, रेलवे की हालात बदतर हो गई है। जब जब हम लोग सरकार में आते हैं तब तब ईडी और सीबीआई पीछे पड़ जाती है। जब पिताजी नहीं डरे तो फिर उनका बेटा डरने वाला नहीं है। इस बार बिहार ही केंद्र की सरकार को हटाने की पहल करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल में क्या चल रहा है, यह शायद ही कोई जान सके, लेकिन इतना तो तय है कि राज्य की सियासी चर्चा के केंद्र में वे हमेशा बने रहते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार के राजनीतिक दौरों की चर्चा बिहार ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी हो रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की है। नीतीश कुमार बार बार ये दोहरा रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं। इन सब के बीच सियासत के जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार सियासत में सदैव कदम उठाने वाले नेता हैं। अभी उनके मन में क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा लगाने से पहले कुछ बातें समझ लेना जरूरी है। नीतीश कुमार की सियासी मंशा समझने से पहले अंबेडकर जयंती पर दिया गया उनका बयान याद कर लीजिए। जब पटना में अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जम करके हमला बोला था। जब कार्यक्रम में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जब नीतीश कुमार के पीएम बनने को लेकर के नारे लगाने लगे तब सुशासन बाबू ने हाथ जोड़ लिए। जब नीतीश कुमार ने कहा था कि एगो बात हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि मेरे बारे में मत नारा लगाइए, हमको तो सबको एकजुट करना है, बिल्कुल अच्छे ढंग से हो जाए माहौल जिससे देश को फ़ायदा हो। खाली मेरा नामवा लीजिएगा तो फिर बिना मतलब का चर्चा होगा, तो मेरा नाम बिल्कुल मत लीजिए आप लोग। हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं आप लोगों से कि मेरा नाम मत लीजिए। जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में बैक सपोर्ट करके हलचल लाना चाहते हैं। नीतीश सधे कदम उठाते हैं। उन्हें पता है कि देश में बहुमत वाली सरकार के विरोध में फ्रंट कभी सक्सेस नहीं रहा, इसलिए वे सामने आकर के खेलने से बच रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में जेडीयू के एक नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं कि देखिए नीतीश बाबू कछुए के सेल की तरह हैं, जब वक्त पड़ने पर अपना सिर बाहर निकालते हैं, वक्त उनके मन मुताबिक नहीं हो सिर को अंदर कर लेते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए। जेडीयू मात्र 13 सीटों पर सिमट गई थी, सहयोगी बीजेपी के पास ज़्यादा सीटें थी। नीतीश कुमार तब तक चुप होकर के बैठे रहे जब तक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उनके सीएम बनने की बात पर मोहर नहीं लगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। जब पंचायत उपचुनाव के लिए 25 मई को वोटिंग होगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला के निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। अधिसूचना के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार भर में जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पंच के कुल 3522 पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत उपचुनाव के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार 2 मई को सूचना का प्रकाशन होगा। नामांकन 3 मई से लेकर के 9 मई तक लिया जाएगा। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 10 से 12 मई तक होगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 15 मई है। वहीं मतदान की तिथि 25 मई है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराए जाएंगे। मतगणना 27 मई को होगा। मतगणना प्रखंड मुख्यालय में संपन्न कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है कि आज 26 तारीख से ही रिक्तियों वाले निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतगणना की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। पंचायत उपचुनाव में ग्राम पंचायत के सदस्य, मुखिया, ग्राम कचहरी पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के खाली पदों के लिए चुनाव होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तब भी आप खेती किसानी से लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। इस बात को सुनते ही आप हैरान रह जाएंगे या तो फिर इसे दरकिनार कर देंगे। आपको बता दें कि दुनिया में कई ऐसे तकनीकें आ गई है जिसमें आपको खेत या जमीन के किसी टुकड़े की ज़रूरत नहीं है। जब वर्टिकल फार्मिंग के तहत लोग अपने घरों के दीवारों पर फल फूल और सब्जियां उगा रहे हैं। इस तकनीक में छोटे मोटे गमलों के माध्यम से घरों की दीवारों पर खेती की जाती है। इन गमलों को दीवारों पर इस तरह से सेट कर दिया गया है जिससे इनके नीचे गिरने की आशंकाएं कम हो। इन गमलों में कोई फसल उपजाने के लिए गमले को दीवार से नीचे उतार दिया जाता है और इसमें फसल लगा करके इसको फिर से दीवार पर सेट कर दिया जाता है। इन गमलों तक पानी पहुंचाने के लिए पीवीसी पाइप या फिर बांस की पतली पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक से खेती की शुरुआत अपने घर के एक दीवार से भी की जा सकती है। जहाँ अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप अपने घर की दीवार पर ही अपने सब्जी की खेती कर सकते हैं। इसमें पारंपरिक तरीके से खेती करने के मुकाबले लागत भी कम है।
यानी कि ज़मीन पर आप खेती करते हैं और उसमें जितने पैसे खर्च होते हैं उससे कम पैसे खर्च होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से खेती होंगे दीवारों पर, घर के दीवार पर। इसके अलावा पर्यावरण के लिए भी बेहतर साबित होगी। गर्मियों के मौसम में आपका घर ठंडा बना रहेगा। शहरी बेरोजगारों के लिए वर्टिकल फार्मिंग अच्छे व्यवसाय के तौर पर उभर करके सामने आ सकता है, जहाँ वे इससे बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। आपको बता दें कि छपरा की रहने वाली सुनीता के पास एक भी बीघा खेत नहीं है, जहाँ फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वर्टिकल फार्मिंग की शुरुआत की, यानी कि दीवारों पर खेती की शुरुआत की, घर की दीवारों पर। सुनीता ने अपने पूरे छत को और अपने घर के बाहर के हिस्से में चारों तरफ वर्टिकल फार्मिंग से भर दिया, जहाँ वह इस तकनीक के माध्यम से नींबू, मिर्च, बैगन, एलोवेरा सहित तमाम सब्जियों को खेती को उगा रहे हैं। सुनीता ने कई अन्य महिलाओं को भी इस तकनीक से ट्रेनिंग दी है, इसके लिए वे सम्मानित भी हो चुकी है। अब वह बिना ज़मीन के भी खेती करके बढ़िया मुनाफा कमा रही है। ऐसे में अगर आपके पास भी ज़मीन नहीं तो फिर आप आसानी से अपने घर की दीवारों पर, छत पर खेती करके पैसा कमा सकते हैं और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। ये आपके लिए बढ़िया सुनहरा मौका है। दोस्तों, बिहार की पुलिस हमेशा से ही अपने अजीबोगरीब हरकतों की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। कभी फेसबुक पेज पर पीएम के तारीफ में गाने लगाए जाते हैं तो कभी यहाँ मृत इंसान को भी जेल से रिहा करने का फरमान जारी किया जाता है। ऐसे में अब एक ताज़ा मामला राजधानी पटना से निकल करके सामने आ रहा है, जहाँ पुलिस की तरफ से एक कुत्ते की मौत के बाद उसे हत्या बता करके उसके बॉडी की पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पटना के फुलवारी शरीफ में एक पालतू कुत्ते की मौत हो गई। हालांकि इस कुत्ते के मालिक ने इसे हत्या बता करके फुलवारी शरीफ थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ कुत्ते की हत्या का मामला दर्ज करवाया। कुत्ते की हत्या का मामला सामने आते ही पुलिस चौंक गई और पहले तो केस लेने से मना कर दिया, लेकिन कुत्ते के मालिक के दबाव पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ कुत्ते की हत्या का मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी। यह इतना ही नहीं, कुत्ते के मालिक ने कुत्ते की मौत की असलियत का पता लगाने के लिए उसका पोस्टमार्टम तक करवा डाला। फिलहाल पुलिस इस मामले में हर पहलू पर तहकीकात कर रही है। बताया जा रहा है कि जब कुत्ते की मालिक के तरफ से उसके पालतू कुत्ते की हत्या के बारे में बताया गया तो फिर थाना में पहले तो पुलिस वाले ने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पालतू कुत्ते की मालिक ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराने का आवेदन दिया तो फिर पुलिस को उसका आवेदन लेकर के छानबीन शुरू कर दिया। बात यहाँ ही नहीं रुका, जहाँ कुत्ते के मालिक ने पुलिस पर दबाव दिया कि कुत्ते की मौत का असलियत पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा, इसलिए कुत्ता का पोस्टमार्टम भी कराया जाए और अंत में पुलिस को कुत्ता का पोस्टमार्टम भी कराना पड़ गया। इसके बाद अब पुलिस कुत्ते के हत्यारे की तलाश में छापेमारी कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के भोजपुर में चंद रुपए के लिए एक पुलिसकर्मी ने अपने ईमान का सौदा कर लिया। अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को छोड़ने के बदले जवान ने चालक से सौदा किया और गूगल पे के माध्यम से 9,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवाए। हालांकि सोशल मीडिया पर ट्रैक्टर मालिक और फिर पुलिसकर्मी के बीच फोन पर सौदेबाजी का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हरकत मच गया। मामले को लेकर के बताया गया है कि 23 अप्रैल की शाम 7:30 बजे कोइलवर छपरा 4 लेन पर बबूरा चेक पोस्ट के पास तैनात पुलिस सिपाही दिनेश चौधरी द्वारा 2 ओवरलोडेड बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। गाड़ियों को छुड़ाने के लिए पहले ट्रैक्टर मालिकों द्वारा पुलिस को फोन किया जाने लगा। चर्चा के अनुसार ट्रैक्टरों के छोड़ने के बदले सिपाही दिनेश चौधरी ने ट्रैक्टर चालक से 9,000 रुपये की मांग की। इंटरनेट मीडिया पर वायरल ऑडियो में ट्रैक्टर मालिक और फिर बिचौलिया आपस में बात कर रहे हैं। ट्रैक्टर मालिक दोनों गाड़ियों को छोड़ने का आग्रह करता है। इस पर बिचौलिया निर्मल कुशवाहा बोलता है कि आप अपनी गाड़ी से मतलब रखिए, आप दूसरे की गाड़ी से मतलब मत रखिए। दोस्तों, बात करते हैं कि उदित राज ने, यानी कि कांग्रेस नेता उदित राज ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वे भाषण देते हुए दिख रहे हैं। साथ ही कैप्शन में लिखा, जो भी मोदी भक्त होगा मारा जाएगा। जहाँ अक्सर विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता उदित राज ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। जहाँ पार्टी ने उन्हें नवंबर 2023 में अखिल भारतीय असंगठित कामगार और फिर कर्मचारी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। उदित राज ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वे भाषण देते हुए दिख रहे हैं। जहाँ साथ ही कैप्शन में लिखा है कि जो भी मोदी भक्त होगा वह मारा जाएगा। लोग उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। जी हाँ, 2014 में भाजपा के ही टिकट पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से सांसद चुने गए उदित राज का 2019 में टिकट कट गया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उलूल जलूल बकने लगे। भाजपा ने उनका टिकट काट करके गायक हंसराज हंस को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें जीत भी मिली। इसके बाद वे उदित राज भाजपा के खिलाफ हर एक विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हैं और भड़काऊ बयान देते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि उम्र कैद की सजा के तहत जेल में 14 साल बिता चुके पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी रिहाई को लेकर के हो रही सियासत पर अपनी राय रखी है। यह रिहाई को लेकर के बीएसपी चीफ मायावती द्वारा जताई जा रही आपत्ति पर आनंद मोहन ने कहा कि जेल में रहने के दौरान वे सब कुछ भुला चुके हैं, वे किसी मायावती को नहीं जानते। यह कोई भी घटना ढूंढ करके सामने ला दें जिसमें मैंने कोई दलित विरोधी कदम उठाया हो। आनंद मोहन ने कहा है कि मंत्रिपरिषद के फैसले के साथ कानून से अलग हट रिहाई हुई है तो फिर वे भी मैं फिर से एक बार जेल जा सकता हूं। उन्होंने कहा है कि कोई भी एक ऐसी घटना ढूंढ करके सामने ला दे जिसमें आनंद मोहन ने कोई दलित विरोधी कदम उठाया हो। हमने हमेशा मजदूरों की लड़ाई से अपना संघर्ष शुरू किया। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने कानून में संशोधन करने के बाद अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, बल्कि ये एक साधारण हत्या मानी जाएगी। वहीं इसका बड़ा लाभ आनंद मोहन को मिला है क्योंकि सरकारी अफसर की हत्या के मामले में ही आनंद मोहन को सजा हुई थी, अब इसे विलोपित कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी में ए टू जेड की राजनीति शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुकी है। जी हाँ, राजद फिर से एक बार अपने पुराने जातिगत समीकरण की ओर जाता दिख रहा है। आरजेडी ने एक बार फिर से यादव और मुस्लिम की हिस्सेदारी में 50% से अधिक कर दी है। 3 साल पहले तेजस्वी यादव ने जो नारा दिया था उस नारे का कोई प्रभाव दल की ओर से जारी जिला अध्यक्षों और फिर जिला प्रधान महासचिवों की सूची में नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद की पार्टी अपने पुराने समीकरण की ओर लौट रही है। जब वैसे सिवान में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का पार्टी में पत्ता साफ हो गया है। वे जिला अध्यक्ष या फिर प्रधान महासचिव पद पर किसी मुसलमान को जगह नहीं दी गई है। हाँ, यादव तबके को जरूर मिली है। जी बिहार में 38 जिले हैं, लेकिन राजद ने संगठन के लिहाज से 47 जिला कमेटी बना रखा है। इनमें जिला अध्यक्ष और जिला प्रधान महासचिव पद पर कुल 94 नेताओं का मनोनयन मंगलवार को किया। 94 नेताओं की सूची में 51 नेता केवल यादव और मुस्लिम कोटे से हैं। इनमें 15 यादव और 11 मुस्लिम हैं। सूची से ब्राह्मण पूरी तरीके से गायब है, जबकि 2 राजपूत और 1 भूमिहार का नाम शामिल किया गया है। ईबीसी कोटे से 13 और फिर अनुसूचित कोटे से 6 नाम है। वैसे आरजेडी ने यह भी ऐलान किया था कि पार्टी में पिछड़ों और फिर दलितों के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे और उन्हें पर्याप्त जगह दी जाएगी। आज जारी सूची में ये आरक्षण नहीं दिखा। जहाँ कुछ जिले तो ऐसे भी हैं जहां दोनों पद मुस्लिम नेताओं को दिया गया है। किशनगंज जैसे जिले में तो जिला अध्यक्ष और प्रधान महासचिव दोनों पद मुसलमान नेताओं को रखा गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।